हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग तमिलनाडु हिस्ट्री के अकबर द ग्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अकबर द ग्रेट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। मुग़ल शासनकाल में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो था वह था अकबर, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म अमरकोट में हुआ था 23 नवंबर 1542 को। अमरकोट आज के समय में पाकिस्तान के सिंध में आता है। हुमायूं जो है, हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने की वजह से हो गई थी। हुमायूं की मौत के बाद पंजाब के कन्नौर में अकबर की ताजपोशी हुई और हुमायूं जो है बैरम खान को अकबर का गार्जियन बना के उसका देहांत हो जाता है। उस वक्त अकबर की जो उम्र होती है वह 13 साल होती है जब उसकी ताजपोशी होती है। अब बात करते हैं उसके आगे की बात। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉन्क्वेस्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बातें जानते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकता है। हम यहाँ पे देखिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में क्या लिखा है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसका युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1556 में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। तो हेमू के बारे में 1 मिनट की डिटेल बातें जान लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है। हेमू का जो नाम है, कहीं पर आप हेमू भार्गव या फिर कहीं पर बसंत राय भी लिखा देख सकते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हेमू का नाम कहीं कहीं पर हेमू भार्गव या बसंत राय आता है। उसके अलावा हेमू जो है वह प्रधानमंत्री होता है आदिल शाह का। आदिल शाह जो होता है वह सिर्फ नाम का राजा होता है, असली ताकत जो है हेमू के पास रहती है। हेमू के सेना में ज़्यादातर सरदार अफगान थे और हेमू के नेतृत्व में अफगान जो हैं उन्होंने 22 लड़ाइयाँ जीती थी। हुमायूं की मौत की बात खबर जब हेमू को पता चलती है तो उस वक्त वह चिनार के किले में रहता है, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में आता है। तो हेमू की मृत्यु हेमू जो है हुमायूं की मौत की खबर जैसे ही पाता है तो वह चिनार के किले से ही तुरंत कूच करता है, आगरा के लिए निकल पड़ता है। और उस वक्त जो है आगरा के किले में हुमायूं के जो हुमायूं जो होते हैं ये मुग़ल होते हैं और मुग़लों के ही एक गवर्नर होते हैं उस वक्त, सिकंदर खां। वह जो है आगरा के किले में मौजूद होते हैं। जैसे ही वह सुनते हैं कि हेमू लड़ने आ रहा है तो वह क्या करता है, उसके डर से ही वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से आगरा हेमू वैसे ही जीत लेता है। उसके बाद आगरा के बाद हेमू जो है वह दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है और दिल्ली का उस वक्त गद्दी पे बैठा होता है तरदी बेग खान। तरदी बेग खान जो है युद्ध करता है हेमू से, लेकिन वह भी क्या होता है, हार जाता है और मारे जाने के डर से वह भी वहाँ से भाग जाता है। और वह भागकर बैरम खान के पास पहुँचता है और यहाँ पर दिल्ली जीतने की खुशी में हेमू जो है अपना नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य करा लेता है और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद तरदी बेग खान जो है वह बैरम खान के पास पहुँचता है और बोलता है कि यहाँ से निकल चलो, हम लोग काबुल जाएंगे और वहाँ पर वापस रणनीति बनाकर वापस लड़ने आएंगे। लेकिन इस बात को सुनकर बैरम खान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बैरम खान की पर्सनली भी कुछ दुश्मनी रहती है, जिसकी वजह से मौका पाते ही टेंट में कोई और नहीं रहता है, बैरम खान तरदी बेग खान का गला उड़ा देता है। बैरम खान जो है वह अकबर का गार्जियन होता है और वह फैसला करता है कि एक बार वह वापस हेमू से युद्ध करेगा और इसके लिए युद्ध होती है पानीपत में, जिसे कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को होती है अकबर और हेमू के बीच में। अकबर तो बोलने के लिए है, क्योंकि उसके जो गार्जियन होते हैं उस वक्त बैरम खान होते हैं और बैरम खान ही युद्ध करते हैं। बैरम खान की जो सेना होती है उसमें सबसे अहम किरदार निभाते हैं आर्चरी, जिसको कहते हैं तीरंदाज। तीरंदाज यह अहम भूमिका निभाते हैं कि जो हेमू होता है, हेमू की सेना में जो हेमू होता है वह हेड होता है, वही अध्यक्षता कर रहा होता है। तो बैरम खान के जो तीरंदाज होते हैं उनका एक तीर जो है हेमू के आँख में लगता है, जिसकी वजह से हेमू मूर्छित या बेहोश हो जाता है। बैरम खान उसे पकड़कर घसीट के लाता है अकबर के पास और अकबर को गर्दन उड़ाने के लिए कहता है। अकबर कोशिश करता है उसे गले उड़ाने की, लेकिन उड़ा नहीं पाता है, क्योंकि आप खुद ही समझिए कि एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 14 साल है एक इंसान का गला उड़ा सकता है। वह थोड़ा पहली बार ऐसा हो रहा था, इसके नाते थोड़ा और डरा हुआ था। इसके बाद क्या करते हैं, बैरम खान जो है वो गर्दन उड़ा देते हैं और इस तरह से पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की कहानी ख़त्म होती है और अकबर की कहानी वहाँ से शुरू होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई के समय अकबर की जो उम्र होती है वह सिर्फ 14 साल होती है 1556 में। उसके बाद सन 1556 से लेकर 1560 तक जो हैं अकबर
कंट्रोल में होते हैं बैरम खान के। बैरम खान जो है वह बैरम खान जो है वह किसके गार्जियन होते हैं? अकबर के 4 साल के लिए। कब से लेकर कब तक? 1556 से लेकर जब पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतते हैं तब से लेकर 1560 तक, मतलब 4 साल के लिए वह कंट्रोल में होते हैं बैरम खान के। अकबर जो है वह जो है छुटकारा पाना चाहता था। अकबर जो है छुटकारा पाना चाहता था बैरम खान से। इसके लिए वो आदेश देता है बैरम खान को मक्का जाने के लिए, हज जाने के लिए। यहाँ पर देखिए कारण उठता है दिमाग में कि बैरम खान खुद क्यों नहीं राजा बना। चाहता तो अकबर को मार देता था और खुद राजा बन जाता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करता बैरम खान तो वहाँ पे रिवोल्ट हो जाता, विद्रोह हो जाता। जो मुगल थे, मुगल की सेना और जो इस्लाम थे वो लोग रिवोल्ट कर देते, विद्रोह कर देते। क्योंकि उस वक्त हेरिडिटरी थी कि राजा का बेटा ही राजा हो सकता है। हुमायूं का बेटा अकबर था तो अकबर ही राजा बनेगा, जिसकी वजह से बैरम खान जो है उसको आदेश मानना पड़ता। इसी की वजह से अकबर ने जब आदेश दिया तो बैरम खान जो है मक्का जाता है और वहाँ पर जो कमांडर होता है बैरम खान का, वही क्या करता है? बैरम खान को मार देता है, या फिर अकबर का षड्यंत्र होता है बैरम खान को मराने के लिए। तो वहाँ पर 1560 में जो है अकबर जो है वह बैरम खान को मरवा देते हैं। और उस वक्त जो है अकबर की उम्र जो है 18 साल होती है। यहाँ पर क्या होता है? बैरम खान के मृत्यु के पश्चात ही तुरंत पॉलिटिकल या फिर राजनीति या फिर राज सत्ता में आ जाती हैं महम अनागा। महम अनागा जो होती हैं वह 2 साल के लिए सत्ता में आरूढ़ होती हैं और इसी 2 साल के समय को पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है। कब से लेकर कब तक? 1560 से लेकर 1562 के समय को पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ था, तो 1556 से लेकर 1560 के बीच में जो है अकबर जो होते हैं वह बैरम खान के अंडर में होते हैं। और 1560 में जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 1560 से लेकर 1562 जो सत्ता होती है पूरी वो महमद अगा कंट्रोल में आती है, जिसको पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है। उस वक्त जो है महमद अगा यह सोचती हैं कि कैसे भी करके मैं अपने बेटे आदम खान को राजा बना दूं और अकबर को ख़त्म कर दूं। लेकिन अकबर चालाक होता है, वह भांप जाता है पूरी परिस्थिति को, वह आदम खान को ही मरवा देता है। जिसकी दुख में महमद अगा क्या होती हैं? उसके दुख में बार बार सोच के खुद ही प्राण को त्याग देती हैं। और इसी वजह से 1562 में जब अकबर की उम्र 20 साल होती है तब जाके वो रियल राजा बनता है, रियल रूलर बनता है, सारी सत्ता उसके हाथ में आती है। आगे चलते हैं, अब उसके विजय अभियान को देखते हैं। अकबर जो है अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता था, वो साम्राज्यवाद था। तो उसने चुनार और मालवा को जीता अपने समय में, और उसके बाद उसने चढ़ाई करी कहाँ पर? आमेर पर। आमेर के जो राजा थे उस वक्त वह थे बिहारी मल। बिहारी मल उनके प्रभुत्वता को स्वीकार कर लेते हैं, ओवरलॉर्डशिप को, और उसके बदले में वह अपने बेटी की शादी करा देते हैं अकबर से। और अकबर और जोधाबाई जो हैं वह बिहारी मल की बेटी होती हैं आमेर के राजा की। तो जोधाबाई और अकबर का ही बेटा पैदा होता है जहांगीर। जहांगीर जो है अकबर और जोधाबाई इनका ही बेटा होता है जहांगीर। अकबर जो है उसके बाद राजपूताना स्टेट, जिसे गोंडवाना कहते हैं। आप गोंडवाना को अगर देखना चाहें तो गोंडवाना देखिए, यहाँ पर इंडिया के मैप में आपको दिखाई देगा। गोंडवाना जो है आज के समय में जो है आप मिला लीजिए कुछ कुछ जगहों को, महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ भागों को, तेलंगाना के उत्तरी भाग को, उड़ीसा का पश्चिमी भाग और यूपी का दक्षिणी भाग। यहाँ पर जो आपको गोंडवाना लिखा हुआ दिख रहा है यही पूरा एरिया जो है राजपूताना स्टेट का था, जहाँ की रानी होती हैं रानी दुर्गावती। ये जो हैं थोड़ा बहुत टफ टक्कर देती हैं, लेकिन ये जीवित नहीं बच पाती, ये हार जाती हैं और यहाँ पर राज हो जाता है अकबर का। उसके बाद जो है कुछ और जगहों पर अकबर जीत पाता है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, इन सब जगहों पर भी वह अपना विजय अभियान चलाता है और जोधपुर को भी वह जीत लेता है। और इस तरह से वह अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लेता है। कहाँ से कहाँ तक? वह अपना एम्पायर एक्सटेंड कर लेता है ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक। ये जो है देखिए आपको यहाँ पर दिशा दिखाई गई है, ये ईस्ट है जहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से लेकर वह अफगानिस्तान तक अपना जो है कब्जा जमा लेता है। और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ में कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में तेलंगाना तक। गोंडवाना जो यहाँ पर गोलकोंडा लिखा है, गोलकोंडा आज के समय में तेलंगाना में आता है। तो यहाँ पर साउथ में तेलंगाना तक वह अपना सत्ता बना लेता है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेकर ईस्ट से वेस्ट की ओर कहाँ से कहाँ तक?
वेस्ट बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, और नॉर्थ से साउथ में हिमालय से लेकर तेलंगाना तक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आया है क्या, राजपूत पॉलिसी। तो राजपूत पॉलिसी को पढ़ते हैं। अकबर जो है वह मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता है राजपूतों के साथ में, और राजपूत जो होते हैं वह ईमानदार और बहादुर होते हैं। वह जो हैं आमेर के जो राजा होते हैं वह अपने बेटी जोधाबाई की शादी करा देते हैं अकबर के साथ में, जो और इसके साथ ही कुछ और राजा जो बीकानेर और जैसलमेर के होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जो बीकानेर और जैसलमेर के भी जो राजा होते हैं वो भी अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ में करा देते हैं। अकबर जो है अपने समय में कुछ राजपूतों को भी हायर पोजीशन अपॉइंट करता है अपने दरबार में, जैसे राजा मान सिंह हुए और राजा टोडरमल हुए और बीरबल। राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और बीरबल ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये तीनों। और यहाँ पर राजा भगवान दास भी जो हैं ये भी क्या थे, ये भी हायर पोजीशन में थे अकबर के दरबार में। और इसके अलावा अकबर ने अपने समय में जजिया कर और साथ ही साथ पिलग्रिम टैक्स को ख़त्म कर दिया था नॉन मुस्लिमों के ऊपर जो लगाया जाता था। जजिया कर क्या होता था, ये एक प्रकार का कर होता था जो मुस्लिम राजकाल में अन्य धर्म वालों के ऊपर लगता था। और पिलग्रिम टैक्स ये तीर्थ यात्रा जो करते थे दूसरे धर्म वाले उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था धर्म यात्रा करने की वजह से, अगर वो यात्रा करते हैं तो। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है डेक्कन पॉलिसी। जो अकबर है वह अपने किंगडम को एक्सटेंड करना चाहता था। जब वह एक्सटेंड करता है तो पुर्तगीज़ जो हैं वो गुजरात साइड में होते हैं, वह क्या करते हैं, वह जब मुग़ल के पावर को देखते हैं तो उनको अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद अकबर जो है अपना अटेंशन डेक्कन की ओर करता है। डेक्कन का वह पार्ट जो महाराष्ट्र में आता है, जैसे अहमदनगर हुआ और बेरार हुआ, खानदेश हुआ, इन सब को भी अकबर कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा हम अकबर के लिटरेरी वर्क को भी देखते हैं। लिटरेरी वर्क में क्या लिखा है, अकबर जो है वह इलिटरेट था। बहुत सारी विविधताएं, उसकी ज़िंदगी जो है बहुत सारी विविधताओं से भरी होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वह पढ़ाई कर नहीं पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जैसे राजा टोडरमल, ये क्या करते हैं, या भगवत गीता को पार्शियन भाषा में ट्रांसलेटेड करते हैं, अनुवाद करते हैं। उसके अलावा अबुल फजल और उनके जो भाई होते हैं अबुल फैजी, वह क्या करते हैं, बहुत सारे संस्कृत जो किताबें होती हैं उनको पर्शियन भाषा में अनुवाद करते हैं। और इसके अलावा अबुल फजल जो है अकबर के जीवन के ऊपर आईने अकबरी और अकबरनामा, यह 2 किताब लिखता है। अबुल फैजी जो है वह ट्रांसलेट करता है रामायण और महाभारत को, जो संस्कृत में लिखे होते हैं उन्हें पर्शियन भाषा में अनुवाद करता है। इसके अलावा उनके दरबार में तानसेन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मैजिशियन होते हैं, जो अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी की, धार्मिक नीति की। अकबर जो है वह ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं था। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानता हो उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो अकबर जो है ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं था, वह बहुत ही टॉलरेंट था, मतलब दूसरे धर्म के प्रति वह बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होता था। और इसके अलावा अकबर के जो फादर थे वह क्या थे, वो सुन्नी मुस्लिम थे। उनकी माँ जो थी वो सिया थी। इसके अलावा जो उनके गार्जियन थे बैरम खान, वो भी क्या थे, सिया थे। शेख मुबारक जो उनके बचपन के शिक्षक थे वो भी शिया थे। तो उन्होंने बचपन से ही बहुत सारी विविधताएं देखी थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अनुभव होने के कारण बाकी सब धर्मों के प्रति वह क्या हो गए थे, टॉलरेंट हो गए थे। और 1575 में उन्होंने एक बिल्डिंग का निर्माण किया फतेहपुर सिकरी में ही, जिसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना इसलिए बनाया गया था कि विभिन्न जो धर्म के गुरु होते थे उन सबके बुलाकर वह उनसे वाद विवाद किया करते थे, वहाँ पे बातें किया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। सभी धर्मों की बातों को वो सुना करते थे और ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि आखिर में ईश्वर और अल्लाह है क्या, ये क्या एक है कि ये अलग अलग हैं। तो इन सब बातों को वाद विवाद के लिए सभी धर्म के गुरुओं को बुलाकर इबादत खाना में वे रात में विचार विमर्श किया करते थे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने एक और काम किया, उन्होंने इनफैलिबिलिटी डिक्री, इसका जो नाम आया है यह क्या है ये भी जानिए। इन्होंने क्या किया, अपने समय में क्या होता है, कुछ मौलवी होते हैं इनके राज्य में जो क्या करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को सजा दिया करते थे। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई हिंदू या फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम को क्या करते थे, अगर उसने गलती किया है तो उसको कम सजा और हिंदू को ज़्यादा सजा देते थे। जैसे मुस्लिम की पूरी गलती है और हिंदू की गलती अगर नहीं है तो इस्लाम के जो धर्म होते थे उसे क्या करते थे, वह छोड़ देते थे और उसके बदले जो दूसरे धर्म के होते थे उसे ज़्यादा सजा देते थे। तो ये सब चीज़ें उन्हें सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से अकबर क्या किए, ज़्यादा क्रोधित होकर वह क्या करते हैं, धर्म से संबंधित जो भी मसले आते थे उनको वह खुद ही निपटाया करते थे, जिसके वजह से वो क्या करते थे, जो मौलवियों का प्रभुत्व हो चुका था उस वक्त के समय में, वह क्या हो जाए, बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। तो इसी के लिए उन्होंने
क्या कहते हैं, एक इनफैलिबिलिटी डिक्री भी उस वक्त में लाया उलेमा के प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए। और इसके बाद जब विभिन्न धर्म के जो राजगुरु होते हैं उन सबके वाद विवाद के बाद जब वह जान जाते हैं कि यह सब जो है अपने धर्म को ही सिर्फ महान बनाते हैं, तो सभी को वो क्या करते हैं, बंद करवा देते हैं और यह कहते हैं कि सभी धर्मों में सब महान है दीन इलाही। दीन इलाही का क्या काम, दीन इलाही क्या है? जैसे आज के समय में आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म को देखते हैं, उसी तरह से अकबर ने एक नया धर्म निकाला था जिसे कहते हैं दीन इलाही धर्म, डिवाइन फेथ। इसमें क्या किया गया था, इसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी धर्म पुस्तकें थी उनमें से अच्छे अच्छे चीज़ों को निकालकर यह बनाया गया था दीन इलाही, और इसको अकबर ने खुद इस्टेब्लिश किया था। और इसको बनाने के बाद, दीन इलाही नाम का धर्म बनाने के बाद, अकबर ने कभी किसी के ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती कुछ नहीं थोपा कि आप इसमें आओ और ये धर्म को स्वीकार करो, बिल्कुल भी नहीं। अकबर जो हैं, अकबर ने दीन इलाही धर्म को बनाया, और अकबर के अलावा इस धर्म को स्वीकार अगर किसी ने किया तो वह थे बीरबल। तो बीरबल जो हैं उन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो अकबर की जब मृत्यु होती है तो इसी के साथ में दीन इलाही धर्म भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। आप अगर इबादत खाना और दीन इलाही धर्म के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो इबादत खाना और दीन इलाही धर्म मेरे वीडियो के मेरे चैनल में बना हुआ वीडियो है, पूरे डिटेल में जानकारी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अकबर। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो हैं लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स में जो भी थे उनका अग्रदूत शेरशाह था। कहने का मतलब शेरशाह ने जितने भी भू राजस्व व्यवस्था के जो भी कानून बनाए थे उसी को लेकर अकबर चले, बस उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सुधार और करते हैं। और इसकी हेल्प के लिए उनका साथ देते हैं टोडरमल। टोडरमल इनका साथ देते हैं। तो टोडरमल का नाम इधर क्यों है, क्योंकि टोडरमल जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी क्या करते हैं, वह भी भू राजस्व व्यवस्था के उस वक्त पद को संभालते थे। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद राजा टोडरमल अकबर के भी भू राजस्व व्यवस्था के पद पर आरूढ़ होते हैं और उनका भी काम वह देखते हैं। शेरशाह के समय में क्या क्या बातें थी उसको हम लोग थोड़ा सा एक संक्षिप्त में देखते हैं। जैसे कि रैयतवाड़ी सिस्टम था। रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसानों से संबंधित ये कर था। इसमें इन्होंने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने जो भूमि होती थी, भूमि उन्होंने 3 भागों में बांटा था, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि में। और इस भूमि को बांटने के बाद उसमें से जितने भी उत्पादन होते थे उसका 1/3 भाग शेरशाह सूरी लेते थे। लेकिन अकबर ने अपने समय में क्या किया था, भू राजस्व किस भाग में निर्धारण किया, उन्होंने भू राजस्व को 4 भागों में बांटा। एक तो था पोलज, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर और चौथा था बंजर। पोलज जो होता था इसमें क्या होती थी, जो भी ज़मीन आती थी वह एक साल में उसमें 2 फसलें उगाई जाती थी, और परती में एक साल में 1 फसल, चाचर में 3 से 4 साल में सिर्फ 1 फसल उगाई जाती थी, और बंजर में 5 साल में मात्र 1 बार फसल उगाई जाती थी। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया था, पोलज, परती, चाचर और बंजर को भागों में सभी ज़मीन को वर्गीकृत करने के बाद उसमें से 1/3 हिस्सा जो अकबर हैं वह लिएगा करते थे। और उसके बाद शेरशाह सूरी जो हैं ज़मीन को मापने के लिए वह एक रस्सी का यूज़ किया करते थे जिसे कहा जाता था इलाही गज। जिससे क्या होता था, रस्सी से अगर मापा जाए तो बहुत सारी दोष या त्रुटियां हो जाती थीं, पूरी तरह से ठीक तरह से नापा नहीं जा सकता था। लेकिन अकबर ने अपने समय में नया क्या कहते हैं, भूमि के मापन के लिए नया रास्ता एक तैयार किया। उन्होंने बांस के डंडे लिए और बांस के डंडों के बीच में 2 लोहे की गोल कड़ियाँ लगाईं, जिसकी वजह से बांस का एक लंबा सा रास्ता बना, जिससे वे भूमि को उनके समय में नापा जाता था, जिसे कहा जाता था जरीब। तो यहाँ पर जो भी शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्थाएँ थी उसमें थोड़ा सा और सुधार लाकर अकबर क्या किए, उसे और अच्छा किए। बस यही उन्होंने किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 इम्पॉर्टेंट बातें और आती हैं। वह बातें क्या हैं, एक तो है पत्ता सिस्टम और दूसरा है कबूलियत। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और जाननी है, पत्ता सिस्टम क्या है और कबूलियत क्या है। तो उसको यहाँ पर देखिए, पत्ता और कबूलियत प्रथा के बारे में लिखा है। देखिए, राज्य जो है किसानों को जो भी भूमि देता था तो उसका विवरण एक सरकारी दस्तावेज में लिखा होता था, जिससे कहा जाता था पत्ता। उस सरकारी दस्तावेज को कहा जाता था पत्ता। और दूसरी ओर वह किसान जब उस भूमि को प्राप्त कर जब किसान को लगान देना है, मतलब जो भी भूमि राज्य ने उसे दिया है उसमें से उसे कितना लगान देना है,
वह जब किसान उसे कबूल करता था तो उसे ही कहा जाता था कबूलियत प्रथा। मतलब एक पत्ता पत्ता प्रकार का कागज होता था जिसमें लिखा होता था कि आपको इतनी भूमि मिल रही है, जिसको कहते थे पत्ता सिस्टम। और किसान जब उसे कबूल कर लेता था कुछ भी करके, जैसे आज के समय में अंगूठा या साइन करते हैं, उसी तरह से उस वक्त में जब कबूल करते थे तो उसे कबूलियत प्रथा कहा जाता था। तो यह है पत्ता और कबूलियत प्रथा। अब उसके बाद हम अकबर के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर में। अकबर का जो शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1605 तक, वह एक रिमार्केबल ग्रोथ है। किस फील्ड में? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। उन्होंने अपने समय में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया। देखिए यहाँ पर लिखा है, उन्होंने अपने समय में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया जो फतेहपुर सिकरी के सामने का गेटवे है। और वो क्यों बनवाया उन्होंने? क्योंकि गुजरात अभियान में वो गए होते हैं जहाँ पर वो विजय होके आते हैं और इसी खुशी में वो बुलंद दरवाज़ा को बनाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक नया महल भी बनाया था फतेहपुर सिकरी में। और उसके अलावा उन्होंने अकबरी महल, जहांगीरी महल, लाहौर फोर्ट, पंच महल, जोधाबाई पैलेस, इन सबको भी बनाया जो कि लाल बलुआ पत्थर से बने हुए थे। अकबर की मृत्यु जो है वह 1605 में होती है। उनके समय को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है भारत के इतिहास में। और ऐसा भी कहा जाता है कि वह मुग़ल एम्पायर के रियल फाउंडर भी थे। और अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अकबर के नवरत्नों के नाम लिखे हुए हैं। अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा को लिखा था। अबुल फैज़ी, ये अबुल फैज़ी जो है अबुल फजल के बड़े भाई थे। ये गणित के शिक्षक भी थे जहांगीर के। और इसके अलावा तानसेन जो है ये संगीतकार थे। और यहाँ पर बीरबल का नाम आया है। बीरबल का असली नाम जो था वह महेश दास था। उसके अलावा राजा टोडरमल जो कि उस वक्त में राजस्व मंत्री या रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके अलावा राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना यह जो है बैरम खान के पुत्र थे। उसके अलावा फ़कीर अज़ियुद्दीन, ये भी अकबर के नवरत्नों में से थे। और उसके अलावा मुल्ला दो प्याजा। तो यहाँ पर अकबर के नवरत्नों के नाम लिखे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा थे, बहुत ही एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अकबर के बारे में पूरी हिस्ट्री आपके सामने है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आगे भी तमिलनाडु हिस्ट्री के बाकी चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।